So, hi everyone, I am Sisinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes। तो स्मार्ट शॉर्ट रिवीजन सीरीज में हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 एंड इसमें हम करने वाले हैं साइंस का लास्ट चैप्टर जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, वो कवर करने वाले हैं जिसका कि नाम है आर एनवायरनमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है आर एनवायरनमेंट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें अपने एनवायरनमेंट को जानना है, अपने एनवायरनमेंट के आसपास की चीजों को समझना है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में ध्यान से देखो, हमें समझना है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, ओजोन लेयर क्या होता है, कैसे डिप्लीट हुआ, एंड देन लास्ट में पढ़ना है कि किस तरह से गार्बेज को मैनेज करना है। ठीक है, ये आपका बोर्ड का सिलेबस है, सेम चीज डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये पिक्चर दिखा रहा है एक गांव के सराउंडिंग को। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब समझो, मतलब इन्वायरमेंट का एक बार मतलब समझते हैं। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं ना, जो भी हमारे आसपास का सराउंडिंग है, वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वायरमेंट। जैसे मैं जिस इन्वायरमेंट में अभी खड़ा हूँ, ये है हमारा क्लासरूम, है ना। क्लासरूम में सामने कैमरा है, पैनल है, यहाँ लैपटॉप है, बाकी ऑफलाइन के लिए बेंच लगे हुए हैं, यहाँ पे सॉरी चेयर लगे हुए हैं। तो ये मेरा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, समझ रहे हो। जैसे आप जहाँ पढ़ रहे हो सकता है आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो सकता है बेड पे सो के पढ़ रहे हो, वो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है। तो एक टाइम पे एनवायरनमेंट हमारा इस तरह का हुआ करता था कि एकदम ब्यूटीफुल, है ना, कि एयर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वाटर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम बात करें एनवायरनमेंट, मतलब समझ रहे हैं हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग है उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज के एनवायरनमेंट की, तो आज का एनवायरनमेंट हमारा ऐसा पोल्यूट सा हो चुका है। ठीक है, ये पोल्यूट क्यों हुआ, इसके ऊपर बहुत से रीजन है, लेकिन एनसीईआरटी आपको एक मेन रीजन बताती है, जो कि है हमारा प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये साइंस के एनसीईआरटी में चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जो वेस्ट देख रहे हो, अगर इस वेस्ट को अगर हम क्लासिफाई करें ना, देख मेजरली क्लासिफाई करें, तो दो कैटेगरी है यहाँ पे, एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, कि ऐसा वेस्ट जो कि मिल जाता है मिट्टी में डिकम्पोज होकर। डिकम्पोज मतलब समझ रहे हो, जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाए, वो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा वेस्ट जो कि मिट्टी में ना मिले, एग्जाम्पल में प्लास्टिक्स। तो बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल क्या होगा, कि फ्रूट्स हो गया, खाना हो गया हमारा बचा हुआ, है ना, आपके पेपर हो गया, ये सारा चीजें ऐसा वेस्ट होता है। प्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो एनसीईआरटी आपको ये बोलता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही ये करते हुए आते हैं ना, कि प्लास्टिक को और इस तरह की चीजों को अलग अलग करके रखा होता हमने, और प्लास्टिक बैग्स की जगह अगर हमने पेपर बैग यूज किया होता, प्लास्टिक कप की जगह पेपर कप यूज किया होता, तो आज हमें ये देखने को ना मिलता। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक को, जो कि हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम समझो, इन्वायरमेंट समझ लिया आपने, इन्वायरमेंट मतलब क्या, हमारे आसपास की सराउंडिंग। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, बचपन में मैं दोनों को सेम समझता था, बट डिफरेंस है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्ट समझ रहे हो, इंटरेक्ट कर रही है, इस चीज को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल में क्लासरूम में आपने देखा होगा ना, कि 10-15 बच्चे होते हैं, टीचर होता है ना, बहुत से अलग अलग टीचर आते रहते हैं बीच बीच में, आपस में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक इकोसिस्टम यहाँ भी है, एक इकोसिस्टम यहाँ भी है। ध्यान से इसमें देखोगे, इस इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें हैं ना, उसको अगर आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई करो, तो एक हो जाएगा हमारा एबायोटिक, एक हो जाएगा हमारा बायोटिक। बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम बायोटिक में रखेंगे, जितने भी नॉन लिविंग है उसको हम अबायोटिक में रख देंगे। एग्जाम्पल में बर्ड बायोटिक है, पानी अबायोटिक है, सन अबायोटिक है ना, इंसेक्ट्स आपका क्या है, बायोटिक। तो यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही है। तो प्लांट से लाइट आया, सॉरी सन से लाइट आया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करके फूड बनाया, उस फूड को कंज्यूम किया किसी कीड़े ने, फिर कीड़े को कंज्यूम किया मान लो किसी बड़े कीड़े ने। तो ये इंटरेक्शन चल रहा है इनके बीच में। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, दो तरह का इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक है हमारा नेचुरल, एक है हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या, जो कि नेचर ने खुद ही बना के दिया है हमें, मतलब कि ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है इसमें। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, जो ऐसा इकोसिस्टम जो कि हमने बनाया है ना, हमने इंटरेक्शन बिठाया है लोगों के बीच, चीज बायोटिक और बायोटिक के बीच में। नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल लोगे तो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक्स है, रिवर्स है, ओशियन है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ये सारा ऐसा चीज है जो कि नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट होता है। अगर आर्टिफिशियल के एग्जांपल की बात करोगे तो एक्वेरियम देख रखा होगा आपने, जू है, बोटेनिकल गार्डन है, डैम्स है, अर्बन पार्क है, ये सारा एग्जांपल आता है आपका किसमें, क्या बोलते हैं इसे यार, मेन मेड इकोसिस्टम में, या फिर इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से देखो, ये क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि नदी को कोई इंसान साफ कर रहा है, मतलब अभी जो नदी हमने खराब कर दिया है, लेकिन वैसे देखा है कि पहाड़ों से जो नदी आ रही है उसको हम सफाई कर रहे हैं, उसमें नहीं करते हैं ना। लेकिन जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम आपने देखा होगा, घर पे भी आपके एक्वेरियम होगा बहुत लोगों के, एक्वेरियम को हम क्या करते हैं, बार बार साफ करते हैं ना, उसका पानी निकालते हैं, नया पानी डालते हैं, उसमें मछलियां जो मर जाती है वो हम निकालते हैं। क्या इसमें मछली मरती है उसको हम निकालते हैं, क्या नहीं निकालते ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस केस में आपका नेचुरल डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस केस में डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब क्या, जो
किसी भी चीज को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिलाएगी, यहाँ पे चीज प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमें इसकी रेगुलर सफाई करनी पड़ती है, इसकी हम सफाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन भी जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अगर हम बात करें अपने पूरे इकोसिस्टम की, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था अभी, बायोटिक अबायोटिक। अगर उसको भी हम थोड़े एग्जांपल्स देखें तो अबायोटिक एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, सन हो गया, आपके लाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारा अबायोटिक है। एंड अगर बायोटिक की बात करोगे तो बायोटिक को भी हम तीन कैटेगरी में डाला है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो कि फूड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका फोटोट्रॉप्स, एक होता है आपका कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स मतलब क्या, सनलाइट का यूज करके फूड बनाएंगे। कीमोट्रॉप्स मतलब क्या, जो कि केमिकल्स का यूज करके फूड बनाएंगे। समझ रही हो मेरी बात। देन कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, कंज्यूमर्स में भी तीन तरह के कंज्यूमर है। कंज्यूमर में कितने तरह के कंज्यूमर कैसे रहेंगे, एक जो खाली ग्रीन प्लांट्स खाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। जो खाली मांस खाएगा उसे कार्निवोर। जो दोनों चीज खाएगा उसे ओमनीवोर। इंसान जो होता है, इंसान की जो बॉडी है वो दोनों चीज खाने के लिए बनी हुई है, तो हम ओमनीवोर होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आया, सिंपल है। थोड़ा आवाज मेरा बैठा हुआ है। ठीक है, बाकी एक एग्जांपल उठाया इन्होंने एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक इकोसिस्टम समझ रहे हो, पानी के अंदर जो भी इंटरेक्शन चल रहा है, उसमें ध्यान से देखो। एल्गाई ने खाना बनाया तो वो प्रोड्यूसर है, इसको खाया किसने, छोटी सी मछली ने, उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया, पहला डिग्री का कंज्यूमर। फिर इसको खाया बड़ी मछली ने, सेकंड डिग्री का कंज्यूमर। इसको खाया और बड़ी मछली ने, ये हो गया हमारा टर्सरी कंज्यूमर। कंज्यूमर समझ रहे हो, जो कि कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, और प्रोड्यूसर मतलब जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो हमने देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम में कि फूड पहले यहाँ से बना, इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। तो ये जो एक चेन है ना, कि हमारे इकोसिस्टम में किस तरह से फूड एक चेन में फ्लो हो रहा है, इस चेन को हमने नाम दिया है फूड चेन। समझ रहे हो, तो फूड चेन एक हमारा इस तरह का चेन है जो कि रिप्रेजेंट करता है किस तरह से फूड हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसी भी एक इकोसिस्टम में। एग्जांपल में यहाँ पे एक इकोसिस्टम लिया गया है, कौन सा इकोसिस्टम है ये, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। फूड बना, ग्रासहोपर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, देन स्नेक ने, देन चील मिट्टी में मिला सीधा। ठीक है, डिकम्पोजिशन सड़ा दिया। अगर हम बहुत सारे फूड चेन को आपस में इंटर रिलेट कर दें, इंटरलिंक कर दें, तो वो क्या कहलाता है, आपका फूड वेब। तो यहाँ पे देख सकते हो तीन चार आपका फूड चेन जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, ये फूड वेब हो जाता है। कोई दिक्कत। इसमें एक चीज आता है, एक आपका इंपॉर्टेंट बनता है, बताता हूँ मैं आपको। फूड चेन को थोड़ा सा देखो, फूड चेन के ऊपर क्यों डिस्कशन हुआ, क्यों इसकी स्टडी हुई है ना, क्यों, क्या लेना देना यार हमें इस चीज का, पर इस पे एक रिसर्च हुआ था, इसलिए फूड चेन इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अगर टॉपिक लेवल की मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको प्रोड्यूसर बोल रखा है, इसको कंज्यूमर बोल रखा है, लेकिन यार एनर्जी तो इसके पास भी है ना, इसने भी कुछ तो एनर्जी कंज्यूम किया है, इसने भी एनर्जी कंज्यूम किया है, इसने भी एनर्जी कंज्यूम किया है, एनर्जी इसने कंज्यूम किया है ना, इसने भी तो खाया है खाना। कहाँ से खाना निकाला इसने, जो आसपास के CO2 मॉलिक्यूल है, सनलाइट है, तो वहां से निकाला इसने। इसीलिए एनर्जी का फ्लो तो इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। तो एनर्जी के फ्लो के हिसाब से हमने नाम क्या दे दिया, ट्रॉपिक लेवल। समझ रहे हो, तो प्लांट जो है वो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो पहला कंज्यूमर आएगा, जो पहला फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर है, उसको बोलेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल। जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, उसे बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। समझ रहे हो इस चीज को, मेरा जरा कि ये है कि ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, फिर फिफ्थ के बाद ट्रॉपिक लेवल खत्म हो गया। तो क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि ट्रॉपिक लेवल खत्म हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ट्रॉपिक लेवल एकदम चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि चील को भी कोई खाए, फिर उसको भी कोई खाए, उसको भी कोई खाए, है ना। डिकम्पोजर्स क्यों आ रहे हैं, डिकम्पोजर डिकम्पोज क्यों कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन पुराने टाइम पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया, जिन्होंने फिर रिसर्च किया। रिसर्च से देखो क्या कंक्लूड किया उन्होंने, बहुत मस्त चीज कंक्लूड करी थी, जो कि कंक्लूड किया उन्होंने 10% एनर्जी लॉ। ठीक है, उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया कि यार ऐसा क्यों होता होगा कि ट्रॉपिक लेवल जो फूड चेन है हमारा वो लिमिटेड क्यों है। ठीक है, जब उन्होंने रिसर्च किया, एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिसर्च किया था, तो उन्होंने ये पता चला कि जो हमारा एनर्जी का फ्लो है ना, वो लिमिटेड है। लिमिटेड समझ रहे हो, कि जितनी एनर्जी पेड़ के पास है ना, उससे कम एनर्जी उसको खाने वाले के पास है, देन उससे कम एनर्जी उसको खाने वाले के पास है, देन उससे कम एनर्जी उसके खाने वाले के पास है। तो जो लास्ट में जो चीज आती है ना, उसके पास इतनी कम एनर्जी बच जाती है कि इसको कोई कंज्यूम करेगा ना तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, तो इसको डिकम्पोजर्स ही खराब सड़ा के मिट्टी में मिलाएगा। तो ये एनर्जी जो, ये जो हमारा लॉ है वो है 10% एनर्जी लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो। 10% एनर्जी लॉ एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक एवरेज आउट निकाला गया है, ये थोड़ा सही लगता है तो इसको यूज कर लिया लोगों ने। 10% एनर्जी लॉ देखो क्या कहता है, कि प्लांट के पास जितनी एनर्जी रहेगी उसका 10% उसके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा। ठीक है, फिर उसके पास जितनी एनर्जी बचेगी उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास जाएगा, फिर उसके पास जितनी एनर्जी बचेगी उसका नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, उसका 10%। ठीक है, मिला जुला के ये है कि, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, इस पे क्वेश्चन भी आया था एक बार। मिला जुला के ये चीज है कि सन के पास, देखो जल्दी समझते हैं, जल्दी से, टाइम नहीं हमारे पास इतना, कि सन के पास जितनी एनर्जी रहेगी उसका 1%, उसका 1% कौन लेगा, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का 10% एनर्जी लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका 10% किसको जाएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के पास। देन इसका 10% जाएगा किसके पास, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के पास। समझ रहे हो, इस पे क्वेश्चन देखो एक बार आया था ऐसा, कि मान लो सन के पास 10,000 एनर्जी है, 10,000 जूल एनर्जी है, तो ये बताओ
कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल के पास कितनी एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये रूल लगाना है आपको कि इसका 1% कितना हो जाएगा बताओ, 10,000 का 1% कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, और 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल के पास 1 जूल की एनर्जी आएगी 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से, और इसके पास 1 जूल बची। अब इसके पास 1 जूल ही बच गया यार, इसको जो खाएगा उसको इतनी कम एनर्जी मिलेगी, इसका 10% निकाल लो 1 जूल का, इतना कम एनर्जी आ जाएगा कि वो उस पर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए फूड चेन हमारा लिमिटेड होता है। ठीक है, ये जो फूड चेन टॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आता है कि अगर मान लो जैसे आपने पता है ना कि जो मरकरी देखा है आपने थर्मामीटर में जो होती है, उस मरकरी को अगर आपने गलती से कंज्यूम कर लिया तो वो बहुत पॉइजनस होता है ना, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आप सीधा कंज्यूम तो नहीं करोगे है ना, इतने पागल तो नहीं हो कि आप सीधा मरकरी अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लोगे। पर मान लो जो आप खाना खा रहे हो, वो जो खेत में खाना लग रहा है, उस खाने में पानी जा रहा है, पानी मान लो वो नाले का पानी जा रहा है, नाले में तो मरकरी मिली हो सकती है किसी फैक्ट्री से, है ना। वो पानी अगर खेतों में चला गया, खेतों में वो वेस्ट आया, वो आपने खाया, तो आपकी बॉडी में क्या आ गया, मरकरी आ गया, आ सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो यही साइंस आपको समझाना चाह रहा है कि मान लो अगर पानी में गलती से मरकरी मिला हुआ है, और उस पानी को, ये अलग टॉपिक, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है थोड़ा सा, उस पानी को यूज करता है एल्गाई फूड बनाने के लिए, तो एल्गाई में क्या आ गया, मरकरी आया, फिर मरकरी उससे आगे पहुंचा, फिर उससे आगे पहुंचा, फिर मछलियों में पहुंचा, फिर मछलियों को हमने खाया तो हमारे अंदर मरकरी आ गया ना, इनडायरेक्टली आ गया। ये तो आएगा ही, साथ में क्या होगा ना, सक्सेसिव जो आपका ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है उसके साथ इसकी परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी मरकरी की। मतलब क्या, एल्गाई ने बहुत कम पानी कंज्यूम किया था तो इसके अंदर कम अमाउंट ऑफ मरकरी है। ये जो कीड़े हैं, इस कीड़ों ने ज्यादा एल्गाई खाया, ज्यादा एल्गाई मतलब क्या, अपने बॉडी में ज्यादा मरकरी इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही करते करते जो इंसान होता है वो ज्यादा बड़ी मछली खाता है, तो जितनी ज्यादा बड़ी मछली उतनी ज्यादा मरकरी उसमें कंसेंट्रेशन है। तो सबसे ऊपर का जो ट्रॉपिक लेवल का इंसान जो होता है, सबसे ऊपर का ट्रॉपिक लेवल का जो भी रहता है लिविंग, उसके पास सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन पहुंचता है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का। ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्या है ये, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन, यही कहता है ये बायोमैग्निफिकेशन, समझ रहे हो आप मिला जुला के। तो यहाँ पे एक है हमारा किसका इकोसिस्टम का, ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बायोमैग्निफिकेशन, ये है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इन्वायरमेंट की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर हम क्लास 6, 7, 8 हर साल रिपीट करते हैं इस चीज को, 10th में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। देखो ओजोन लेयर क्या होता है, देखो ध्यान से, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, पता है ना आपको, CO2 है, N2 है, नाइट्रोजन गैस है, O2 है, बहुत सारे गैसेस हैं। इसी में से एक और गैस है हमारे पास जो कि है क्या, O3। तो O3 जो मॉलिक्यूल है हमारा, O3 का जो गैस का पूरा लेयर है, उस O3 गैस को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। और ओजोन का जो है, देखो ध्यान से, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन गैस का एक लेयर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। वैसे ओजोन गैस बहुत खतरनाक होती है हमारे हेल्थ के लिए, मतलब बहुत पॉइजनस गैस है। बाकी इसका एक बेनिफिट ये है कि जो आपका ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है ना, ये क्या करता है, अर्थ जो सन से जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही है ना, जो कि अगर हमें स्किन पे पड़े तो हमारी स्किन कैंसर हो सकता है, अगर हमारी आंखों में पड़े तो हम अंधे हो सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है। इन रेस को क्या करता है, ये O3 मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, समझ रहे हो, मतलब अच्छे रेस को आने देता है, जो बुरे रेज हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, ये काम था O3 मॉलिक्यूल का। लेकिन आपको पता हुआ है ना कि ओजोन लेयर में क्या आ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट मतलब देखो, यहाँ तक ओजोन लेयर था, यहाँ भी ओजोन लेयर है, लेकिन यहाँ से ओजोन लेयर गायब हो गया। तो जैसे ओजोन लेयर गायब हुआ तो सन से हार्मफुल रेज आएंगी, अर्थ तक पहुंचेंगी, जिस पे पड़ी वो इंसान गया। तो ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ, डिप्लीट होने का कारण देखो, कारण क्या था, तो समझ रहे हो, रेज, हार्मफुल रेज अब अर्थ तक पहुंच पा रही है, क्यों पहुंच पा रही है, क्योंकि हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुका है, खराब हो चुका है। अब ये देखो डिप्लीट होता कैसे है, होता कैसे है यार, थोड़ा डीप में अगर जाओगे, वैसे साइंस में पूछता नहीं है 10th में, पर थोड़ा डीप में अगर हम जाए, कोशिश करें समझने की। ठीक है, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, आप क्या समझना है आपको, ओजोन लेयर बनता कैसे, पहले ये समझ लो। देखो O3 मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, अभी तक हमने सिर्फ O2 मॉलिक्यूल समझा था, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। तो होता क्या है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर ना यूवी की रेस पड़ती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आते हैं ना अर्थ पे, जो कि रेस हमारे लिए खराब है, वो जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पड़ता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के 2 सिंगल एटम बना देता है। ठीक है, और जब ये सिंगल एटम है, ये अगर गलती से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिला तो ये क्या बना लेगा, O3 मॉलिक्यूल बना लेगा, जो कि क्या है, एक ओजोन गैस है। ठीक है, मतलब ओजोन लेयर बन गई, सिंपल है, ये है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इस प्रोसेस में ना, कोई अगर थोड़ी सी मैं दिक्कत कर दूं ना तो ओजोन लेयर बनेगी नहीं। ठीक है, और दिक्कत कैसे हो सकता है, दिक्कत देखो किस तरह से हुआ कि एक टाइम था जब हमने इस तरह के रेफ्रिजरेटर बना दिए थे, इस तरह के फ्रिज बना दिए थे, इस तरह की AC बना दी थी, जिसमें से एक गैस निकल रहा था जो कि नाम था CFC का। अभी नहीं निकलता है, अभी सारी चीजें अपग्रेड हो चुकी है, सारी बेस्ट है। ठीक है, तो दबा के AC चलाओ, दबा के रेफ्रिजरेटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात।
पता नहीं स्कूल के बुक्स में इस चीज को यार सही किया क्यों नहीं अभी तक। तो उस टाइम पे CFC निकलता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये होता क्या था, देखो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्या, देखो क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, कार्बन होगा। तो आपने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा होगा 10th में। ये कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन है, 3 क्लोरीन ऐड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो जैसे ही लाइट का मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन पड़ा ना, यूवी रेडिएशन ने क्या किया, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से एक क्लोरीन को अलग कर दिया और इस क्लोरीन की जगह वो क्या ऐड कर लेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड कर लेगा। ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझो इस चीज को। देखो देखो देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, ये 2 एटम में टूट गया, ऐसा हो गया। और जब इसके साथ ये सिंगल एटम मिलेगा तो इसकी लेयर बनेगी, किसकी, ओजोन की लेयर बनेगी। दिक्कत देखो कब आएगी, दिक्कत तब आएगी, मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट तो गया सिंगल एटम में, लेकिन इस सिंगल एटम को कोई और यूज कर ले। कौन यूज करेगा, आपका CFC। CFC मतलब क्लोरो, CFC मतलब क्या, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पे रेस पड़ेगी ना, तो रेस में क्या होगा, ये क्लोरीन अलग, क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हो गया, इसके पास बॉन्ड बचा, हाइड्रोजन भी मान लो अलग हो गया। तो हुआ क्या, जो सिंगल एटम ऑक्सीजन का था ना, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल ने क्या किया, जितने भी फ्री एटम थे ना ऑक्सीजन के, उसको अपने साथ कंबाइन कर लिया। तो फ्री एटम बचा ही नहीं ऑक्सीजन का। जैसे ही फ्री एटम बचा ही नहीं, तो ये इसके साथ मिक्स होकर O3 का लेयर बनाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन का लेयर बनेगा ही नहीं, सॉरी ओजोन का लेयर बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो मिला जुला क्या हुआ। आई होप की चीज समझ में आई होंगी आपको। इस तरह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया। ओजोन लेयर को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस टाइम की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है CFC चलाने में, क्योंकि इस टाइम की जो अपग्रेडेड चीजें हैं ना, उसमें से CFC गैस नहीं निकल रही है। बाकी जो ये आपका ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, इसके बहुत से कारण होते हैं। जैसे एग्जांपल में कारण जो है, एक तो आपका ये हो गया कि CFC का यूज हम कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। बाकी और भी होता है कि जैसे जो पेट्रोल के गैसेस वगैरह होते हैं ना, तो भी आपका नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड जो हार्मफुल गैसेस होती है ना, उनसे भी हमारा ये ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। तो हमें यार क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं मिला जुला के। पर विद टाइम वो भी हम अपग्रेड कर लेंगे, और हो सकता है नेचुरल एक आर्टिफिशियल तरीका हम ढूंढ लें ओजोन लेयर क्रिएट करने का, तो हम खुद से जाके ओजोन लेयर क्रिएट कर लेंगे टाइम पे आने के बाद, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ओजोन लेयर, समझ में आया ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बहुत हाई लेवल की स्टडी हो गई। वैसे थोड़ा अपने लेवल पे आते हैं, गार्बेज की बात कर लेते हैं ना। गार्बेज मतलब क्या, जो हम अपनी डेली लाइफ में कूड़ा कबाड़ देखते हैं ना। तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने आपको क्या बताया था कि आपके पास जितना भी कबाड़ है घर में, है ना, घर में बहुत सारा कबाड़ बनते हैं हमारे पास, उसको आपको स्टार्टिंग से ही क्लासिफाई करके रखना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ के बिल्कुल फायदा नहीं है अगर आपने ये चीज नहीं किया कि अपने घर पे 2 डस्टबिन बनाओ। एक में रखो आपका सूखा कचरा बोलते हैं ना, एक में गीला कपड़ा, कपड़ा नहीं यार, कचरा। 2 डस्टबिन बनाओ, एक में रखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक में रखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। और जब आप उसको वेस्ट को बाहर ले जाते हैं ना आपके घर से, जो भी, उसको आपको अलग अलग करके ले जाना है, ठीक है, ताकि वो उस तरह से यूज हो उसका। समझ रहे हो, जो भी यूज करने की चीज है उसे हम यूज कर लें। और जो सच में मिट्टी में मिलाने की चीज है, जैसे कि आपके सब्जी के फूल फ्रूट के जो छिलके होते हैं, उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसको क्यों कचरे में ऐड करेंगे, वो चीज आप कर सकते हो। तो मैनेज करने के तरीके देखो, बहुत से तरीके हैं मैनेज करने के। एक सिंपल देखो, एक सिंपल है ये तरीका। क्या तरीका है कि जो भी आपके घर में वैसा वेस्ट बचता है ना, नेचुरल वेस्ट, जो को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे वो वेस्ट बचा आपके घर के आसपास, और अगर आपके घर के पास पास पार्क है, पार्क भी नहीं कह सकते, पार्क में कोई करने नहीं देगा ये चीज। अगर आपके घर के पास खुद का फील्ड है ना, तो मिट्टी निकालो थोड़ा सा, उसमें वो कचरा डाल दो बायोडिग्रेडेबल, देन मिट्टी डाल दो। कुछ दिनों बाद क्या होगा, डिकम्पोजर्स मिट्टी में पहले से होते हैं, वो उस कचड़े को मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। देन हम ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेपर को हम रीयूज कर रहे हैं ना। तो पेपर जैसे जितनी भी चीजें ना, आपकी बुक हो गई, कॉपी हो गई, आपको इसको जला के नहीं वेस्ट करना है, फेंकना नहीं है, इसको आपको कबाड़ वाले को दे देना है। कबाड़ वाला इसका रीयूज करके फिर से नई की बुक्स बना लेगा, नई किताबें बना लेगा, तो उसका रीयूज हम कर लेंगे। तो क्यों ही वेस्ट करें आपका वेस्ट को। एक है हमारा इंडस्ट्रियल एक सिस्टम है वेस्ट को कम करने का, वेस्ट को खत्म करने का, वो है हमारा, क्या बोलते हैं इसे हम, इंसिनरेशन। क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है कि हम जो कचड़े के पहाड़ बनते हैं ना दिल्ली में, जो बड़े बड़े कचड़े के पहाड़ है, उस कचड़े को ले जाते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं कि वो सारा जो वेस्ट है वो पूरा कम होके बहुत कम बच जाता है, समझ रहे हो। तो वो चीज करते हैं हम इंसिनरेशन प्रोसेस में। तो इंसिनरेशन प्रोसेस में जो पूरा मशीन यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर। इंसिनरेटर में जाते हैं, सारा ऐड कर देते हैं आपका वेस्ट। वो वेस्ट क्या करता है, इतने हाई टेम्परेचर पे जलता है कि बहुत कम वेस्ट बन जाता है वो, उस बहुत कम वेस्ट को हम किसी काम में ले आते हैं, समझ रहे हो, कोई ईट वीट बना लेते हैं, इस तरह की चीजें कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये चीज करनी है ना, पेपर वेजिटेबल हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, इसको ग्रीन वाले डस्टबिन में डालो,
और जो भी आपका प्लास्टिक वेस्ट है, मेटल वेस्ट है, बैटरी वेस्ट है, इसको ब्लू वाले डस्टबिन में डालो एंड उसी तरह से इसको डिस्पोज करो बाहर जाके। कोई दिक्कत, इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। ये वीडियो देख लिया, बहुत काफी हो गया। इसके बाद हम इस चैप्टर के PYQs देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये लेक्चर देख लो, PYQ देख लो, मोर देन सफिशिएंट है यार। फिर से कह रहा हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना कर लो बहुत है। और एक और चीज होती है कि आप लोग, ऐसा होता है कि बच्चे देखते हैं व्यूज कम है वीडियो में तो उस वीडियो को नहीं देखते हैं ना, उनको लगता है कि यार इतने कम लोगों ने देखा है तो क्या ही होगा इस वीडियो क्वालिटी। तो आपको वीडियो देखना है, चीजें समझो, चीजें समझ में आती है तो देखो, नहीं समझ में आती है तो किसी और की वीडियो देखो। समझ रहे हो मेरी बात? पता चला कि देखो यार, एक बार क्वालिटी चेक करनी है आपको। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ मैं थक चुका हूँ बुरी तरह से, ठीक है, एकदम गला बैठने वाला है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें। लव यू एवरीवन।